पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो बात क्लियर हो गई। क्या हुआ, फिर मैं न्यूट्रल बॉडी लेके गया, न्यूट्रल बॉडी की वजह से वहां पे चार्ज ने अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट किया, पॉजिटिव ने नेगेटिव को अपनी तरफ खींचा और दूसरी साइड पे पॉजिटिव चले गए, तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ, नेट चार्ज अभी भी जीरो है यहाँ पर, नेट चार्ज अभी भी यहाँ पर क्या है, जीरो है। ठीक है, अब मेरा पॉइंट क्लियर है बात बेटा? अब क्या हुआ कि इस फिनोमेना को, जो ये आपने जो हुआ यहाँ पे, इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। आपने जो चार्ज इंड्यूस किया है, जो आपने क्या किया है, आप एक पॉजिटिव चार्ज लेके गए सामने, वहां पर अगर कोई न्यूट्रल बॉडी मौजूद थी तो उसके नेगेटिव चार्जेस उसकी तरफ अट्रैक्ट कर गए, मगर अब देखें दोनों में अट्रैक्शन हो रही है। अब सपोज करें आपके पास कोई, अब आपको सपोज करते हैं आपको ये वाली बॉडी का नोन है, ये फर्स्ट बॉडी है, इसके बारे में आप श्योर हैं, ये फर्स्ट बॉडी, इस पे भाई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है, अब आप एक बॉडी लेके गए, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ये सेकंड जो बॉडी है कि ये न्यूट्रल है या इस पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, मगर जैसे ही आप इसको तरफ लेके जाएंगे, ये तो दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या आप कह सकते हैं कि ये आपने इसने नेगेटिव वाली बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रल वाली बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगा? तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर कोई हमसे ये पूछना शुरू कर दे कि आप क्या कंफर्मेशन से कह सकते हैं कि इस ये बॉडी पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, क्योंकि हमारे पास वो तो न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर रहा है। मेरी बात फॉलो करें सारे बच्चे? बेटा आवाज आ रही थी? ओके, हाँ, तो अब थोड़ा थोड़ा माइक थोड़ा करीब करिएगा, आपकी बात थोड़ी बात कम है। अच्छा, तो क्या है कि वो कहता है कि आप यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पे हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि किसी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, हम एक और काम करते हैं कि क्या करते हैं कि हम एक पॉजिटिव बॉडी के सामने, पॉजिटिव बॉडी के सामने हम एक और पॉजिटिव बॉडी ले जाते हैं। हम इसके सामने एक और पॉजिटिव ले गए, अब इसके दरमियान कौन सी फोर्स डोमिनेट करेगी? रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्जन होगी। बहुत अच्छे, इसके दरमियान कौन सी होगी? रिपल्जन होगी। अब जैसी रिपल्जन होगी, आप नोट करें कि जैसी पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आया, अब मैं न्यूट्रल को भी ले जाऊं अगर तो अट्रैक्ट कर रहा है, मगर मैं इस दफा 100% श्योर हूं, क्योंकि मुझे, मेरे पास ये वाली बॉडी का तो मुझे पता था, पहली वाली बॉडी का पता था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। मगर जैसे ही मैं एक दूसरी बॉडी लेके गया जिसपे मुझे नहीं पता क्या चार्ज है क्या चार्ज नहीं है, जैसे उसने रिपेल किया, मैं 100% श्योरिटी से कह सकूंगा कि इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही मौजूद है। यानी कि अट्रैक्शन के अंदर मैं स्प्लिट हो जाता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो न्यूट्रल बॉडी है या उस पर वाकई चार्ज है, मगर जब रिपल्जन होगा तो मैं 100% श्योर होगा कि हमारे पास उस बॉडी के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। मेरी बात क्लियर हुई है? यस सर। तो यहाँ क्या लिखता हूँ, यहाँ मैं मेंशन करता हूँ, यहाँ पे हम श्योर होंगे और यहाँ मैं 100% श्योर होंगे कि दूसरी बॉडी के ऊपर सेम चार्ज मौजूद होगा। इसका हमारे पास एंटी टेस्ट के अंदर बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि शो टेस्ट चार्ज प्रेजेंट ऑन अ ऑब्जेक्ट, हमारे पास कौन सा अट्रैक्शन होता है, रिपल्जन होता है। तो अब आप कहेंगे, ये मैं क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ जो टेस्ट का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, शो टेस्ट चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, तो कौन सा होगा? आपके पास अट्रैक्शन रिपल्जन के डिफरेंट वहां पे ऑप्शंस मौजूद होंगे, तो आप बताएंगे कि वो कौन सा आपके पास है। आप कहेंगे रिपल्जन, बहुत अच्छा। आप क्या मेंशन करेंगे कि वो क्या है? रिपल्जन। क्वेश्चन बना था ताकि आपको क्लियर हो जाए।
तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? रिपल्जन। तो ये तो आ गया एक बेसिक क्वेश्चन। फिर सेकंड में कोर्स, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करें, हम एक आध क्वेश्चन से जरा फाइल अप करते हैं इस चीज को। तो अ चार्ज बॉडी, अब आप मुझे बताइएगा, अ चार्ज बॉडी में अट्रैक्ट, चार्ज बॉडी किसको अट्रैक्ट कर सकती है? नंबर ए, अपोजिट चार्ज बॉडी को, या बी, न्यूट्रल बॉडी को। जी बेटा, किसको करेगी? ऑपोजिट चार्ज को करेगा। अभी मैंने बताया कि न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर रहा है, मैंने ऊपर बताया ये कि चार्ज बॉडी न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट करेगा और अपोजिट चार्ज को भी अट्रैक्ट करेगा। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? ये बोथ दोनों को अट्रैक्ट करेगा। दोनों कर ठीक लेगा है, सबसे। ठीक है, ठीक है, फास्ट बात करें ठीक ना। है जी सर। ओके, तो ये दोनों को अट्रैक्ट कर लेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। मैं यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर कर देता हूँ चार्ज के एतबार से। जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, अब हमारा जो मेन दूसरा पॉइंट है, हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पहले बताएं। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? चार्ज होता है क्या? चार्ज बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक कह लें या फिजिकल प्रॉपर्टी कह लें मैटर की, क्या मतलब होता है इसका? express the extent which it has more or fewer electrons and protons। फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर कितने कम इलेक्ट्रॉन है या ज्यादा इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन के लिहाज से। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हम कहते हैं ये मैसिव है, अगर इलेक्ट्रॉन कम है हम कहते हैं लेस मैसिव है। मैं भी आपको पॉइंट बताया, अभी मैं आगे जाके इसका क्वेश्चन करूंगा, तो आई होप कि आपको सही आंसर कर सके। ठीक है, अब इसका चार्ज की यूनिट क्या है? चार्ज की यूनिट कौन बताएगा मुझे? कूलम। चार्ज यूनिट आपने बताया कूलम होता है। ये बेस यूनिट है, ड्राइव यूनिट है? सर ड्राइव्ड है। वेरी गुड, ये ड्राइव्ड होता है। बेस यूनिट हमारे पास एम्पेयर होता है, वो हम आगे जाके चैप्टर नंबर 13 में इसको देखेंगे भी। यहाँ वैसे मेंशन कर देता हूँ क्योंकि Q इज इक्वल टू IT से आप डिफाइन करते हैं ना, Q इज इक्वल टू IT से डिफाइन करते हैं। तो आप कहते हैं एम्पेयर जो है, एम्पेयर आपके पास बेस यूनिट होता है। ठीक है बेटा, साथ में हम स्टडी करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे कहते हैं? प्लस माइनस NE। ये किसी भी बॉडी पे अगर आप कहते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर प्रोटॉन है तो 10 से प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो उसका जो साइन होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, उसका साइन आ जाता है। ठीक है बेटा, अब जो बेसिक प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस अभी हम पढ़ चुके हैं। जो लाइक चार्जेस है वो आपने बताया, लाइक चार्जेस हमें क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, मैं दोबारा से
ये मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी, ठीक है। और अगर तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, ये नेक्स्ट बॉडी है, हमारे पास हम कहते हैं इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दिस वन। ये दोनों के बारे में क्वेश्चन आता है, विच हैज मोर मास एंड विच हैज स्मॉलर मास। जी, इसको क्या कहते हैं, बॉडी ए कह लेते हैं, इसको क्या कहते हैं बॉडी बी। आपके पास चार्ज बहुत सारे तरीकों से रिड्यूस हो सकता है, बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। अब एक बॉडी है, उसका मास, उसका बॉडी ए है, और एक बॉडी बी है। इनमें से आपसे पूछता हूँ, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, हम क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं, साथ बना लेते हैं साथ। स्ट्रिक्टली का लफ्ज जरूर यूज करेगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमारे पास जाहिर पता है इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो इतना थोड़ा होता है कि वो नेग्लिजिबल होता है, मगर हम अंडर कंसिडरेशन लेके आते हैं उस बात को, तो हमें इलेक्ट्रॉन के लिहाज से उसको डिफाइन करना पड़ता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, mass of A is dash and mass of B। जी बेटा, ग्रेटर देन, नहीं दोबारा देखें, नहीं मैंने अभी पहले कहा है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी, अभी मैंने कहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो डिस्क्राइब करता है इट हैज मोर और फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या कम इलेक्ट्रॉन है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो मैटर ज्यादा है, अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो मैटर क्या है, कम है। तो ए में अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, इसका मतलब है वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है, मेरी बात समझ है, और बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आपने इंड्यूस करवाए गए हैं। अगर ए पे से इलेक्ट्रॉन को हटाया गया है अगर सेम ऑब्जेक्ट से, तो ए का मास बी के मुकाबले में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका हम कहेंगे इसका मास क्या होगा, स्मॉलर होगा। मेरा पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? ठीक है बेटा, ओके। चार्ज कैन बी इंड्यूस्ड बाय, चार्ज हम किसी बॉडी में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लाना है, हम कैसे कैसे ला सकते हैं, अभी मैंने नाम बताए थे। तो हम पहला प्रोसेस कैसे चार्ज लेके आ सकते हैं बेटा, बाय फ्रिक्शन सर। हाँ वेरी गुड, बाय फ्रिक्शन। और दूसरा इंडक्शन। वेरी गुड। और तीसरा हमारे पास आ जाएगा इंडक्शन से, जो अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, के सामने आप न्यूट्रल बॉडी के सामने ले आए तो उसके सामने ये वाला चार्ज आएगा। क्लियर बेटा? ओके, कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन ये होता है कि अगर आपके पास एक बॉडी है, सपोज करते हैं उसके पास 10 कूलम चार्ज है, एक और बॉडी है उसमें कोई चार्ज मौजूद नहीं है, उन दोनों बॉडियों को अगर आपस में टच कर दिया जाए तो उन पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फ्रिक्शन से हम चार्ज डिपॉजिट करते हैं कि अगर आप रब करते हैं, आपने बचपन में एग्जांपल देखी होगी कि आप जब स्केल को बालों के साथ रब करते हैं तो बाल आपके थोड़े से उठना शुरू हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो आपका मतलब फ्रिक्शन से आपका चार्ज डिपॉजिट होना शुरू होता है। ठीक है, देखा ना आपने बेटा वो? तो फ्रिक्शन से जब हम बात करते हैं तो फ्रिक्शन से हम कुछ पॉइंट जरा देख लेते हैं। हमारे पास ये एंट्री टेस्ट के अंदर बड़े फेमस क्वेश्चन आते हैं कि फ्रिक्शन से कौन कौन सी बॉडी पे कौन सा चार्ज आता है, कौन सा नहीं आता। सपोज करते हैं यहाँ पे बात लिख रहा हूँ, कुछ मटेरियल लिख रहा हूँ जिसमें फ्रिक्शन से पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे फ्रिक्शन से नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कहते हैं जिस तरह ग्लास रॉड है, उसको अगर आप रब करते हैं, ठीक है, या कैट स्किन को आप रब करते हैं व्हाइट रॉड से, या मटेरियल देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा नेट पे कौन कौन सा मटेरियल होता है। ये हमारे पास सिंपल मटेरियल ही होते हैं। उसके बाद है वुलन क्लोथ, ये सिर्फ आपने दोनों को रब करना है तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे नेगेटिव आ जाएगा।
और एंट्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं वुलन क्लोथ की बात करता हूँ, इसके लिए हमारे पास आता है नंबर, रबर ऑब्जेक्ट और रबर के साथ एक और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। आपने इनके याद रखिएगा, इनके रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इज इट क्लियर बेटा? ये फ्रिक्शन से ये चार्जेस डिपॉजिट होते हैं और हम वो पढ़ चुके हैं कि वहां से कैसे होते हैं। अब हमारा जो अगला, जो हमारा जो मेन आर्टिकल अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? पहले इसकी कोई बताएगा इसकी लिमिटेशन क्या है कूलम्स लॉ की? सर ये 2 चार्जेस में वैलिड होता है सर। और हम बात करेंगे स्टेशनरी चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस। पहली बात है ओनली फॉर स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ये क्या प्रोवाइड करता है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ये हमें मेजरमेंट ऑफ फोर्स प्रोवाइड करता है, ये किस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स है कितनी नहीं है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट चार्जेस, कीप इन माइंड हम उनके बारे में स्टडी करेंगे जो किस हालत में, रेस्ट में, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सीलरेटर, ठीक है, वो मैं साथ साथ वो देख नहीं पाता। चले अब हम लोग कूलम फोर्स का फॉर्मूले की बात करते हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने इसका? F इज KQ1 चार्जेस के और फोर्स के क्वेश्चन होता है हां 1/r। तो इसको हम मर्ज कर दें इकट्ठे में, तो ये आ जाएगा F K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर आ जाएगा हाँ, और नेक्स्ट r स्क्वायर। और दूसरा हमारे पास जो k की जो वैल्यू है वो आप बताते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, व्हिच इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9। इसके यूनिट बहुत ज्यादा पूछता है आपसे, ये भी पूछता है इसकी वैल्यू क्या है। इसका यूनिट आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए r स्क्वायर ऊपर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और चार्जेस जो है वो नीचे जाके डिवाइड होंगे तो पर कूलम स्क्वायर बन जाएगा। और ई नॉट हमारे पास क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.8510 की पावर -12। और इसके यूनिट ऊपर वाले यूनिट से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, तो हम इसको कूलम स्क्वायर मीटर -2 और न्यूटन -1 लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हमारे पास के की डिपेंडेंस क्या है? के किस चीज पे डिपेंड करता है? जी बेटा, मीडियम। वेरी गुड। एक आपने कहा मीडियम पे डिपेंड करता है, SI यूनिट। हाँ, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे ये एमसीक्यू पूछते हैं कि के किन किन पे डिपेंड करता है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स किस किस पे? एफ क्यू और आर के सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे के डिपेंड करता है। इज इट क्लियर बेटा? ये बात समझ आई आपको? ये यस सर। हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट एक हम टर्म यूज करते हैं कूलम फोर्स की, कि हमारे पास अगर हम कहते हैं कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन पुट करता हूँ, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन exerts
ग्रेटर फोर्स, इनमें से कौन ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा? जी बेटा। अल्फा पार्टिकल। नहीं बेटा, अल्फा पार्टिकल नहीं करेगा, बोथ एक्सर्ट्स इक्वल फोर्स। अब मुझे कौन कौन बेटा ये बेटी बताएगा कि क्यों? जी बेटा, कौन बताएगा? कूलम फोर्स क्या होती है? म्यूचुअल फोर्स होती है, उनका रेशियो 1:1 आएगा। ये हमारा बड़ा फंडामेंटल एमसीक्यू पूछे जाते हैं। मेरी बात समझ आई आपको बेटा? ये आपके इंटर में एमसीक्यू आपका बेसिक है ये। बिल्कुल ठीक है बेटा, रोल नंबर 29 बहुत सभी को सही बताया आपने। ओके, अब आपने से कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या हम कहते हैं कि अगर सपोज करें मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड डबल हो जाए चार्जेस का, मैग्नीट्यूड चार्ज का क्या हो जाए? डबल हो जाए, एंड डिस्टेंस हाफ हो जाए, तो बताएं नई फोर्स क्या होगी? ठीक है, सेम रहेगी। डबल। ये मैंने आपने अब करना है। रिमेन सेम। नहीं, सेम नहीं रहेगी बेटा, ऐसा मुझे करना पड़ जाएगा। एक सवाल चले मैं कर देता हूँ, बाकी आपने खुद करना है। अगर मैं देखो एक फोर्स है F इज इक्वल टू, मैंने कहा चार्जेस डबल हो गए, 2q हो गया और 2q हो गया, राइट? डिवाइड बाय r का स्क्वायर होता है ना, और डिस्टेंस भी आपने हाफ कर दिया, r/2 का होल स्क्वायर कर दिया। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मेरी बात है कि मैं अपने रेगुलर स्टूडेंट में बच्चों को ये बताता हूँ कि जब आप कोई सवाल देखते हैं ना, तो पहले उसको फटाफट उसको आंसर ना देखा करें बताने के लिए, आप उसको एक बार लिखा करें, उसको एक बार राइट डाउन करें। ये प्रैक्टिस में होती है हमारे टेस्ट, तो एक बार लिख के देखते हैं कि हम आंसर के करीब कैसे पहुंच रहे हैं। अब आप देखें यहाँ पर कोई बेसिक है, आप उसको राइट डाउन करें, आप सही आंसर की तरफ पहुंच जाते हैं। अब आप ऊपर देखें, ऊपर 2⁴ हो जाएगा, 4k, और जो चार्ज है QQ आ जाएगा, और डिवाइड बाय r/2 का होल स्क्वायर का मतलब है r²/4 हो जाएगा। और ये याद रखिए 4 नीचे डिवाइड ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 16। और ये जो टर्म है, ये जो टर्म जो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये टर्म तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स को। तो आपकी जो न्यू फोर्स है वो कितने टाइम बढ़ जाएगी? 16 टाइम हो जाएगी सर। मेरी बात ये फॉलो करें सारे स्टूडेंट। ये देखें, ये अब आप इंट्री टेस्ट में पढ़ रहे हैं और हम लोग काफी अच्छे से पढ़ा रहे हैं चीजें। आप लोगों ने जब पहली जो चीज है जो आपने समझनी है, वो ये है कि हमने जब भी कोई क्वेश्चन आता है, उस कैलकुलेशन वाला स्पेशली, कॉन्सेप्ट तो बिल्डिंग साथ साथ चलती रहती है। जब आपका कैलकुलेशन बेस आता है क्वेश्चन, जस्ट राइट इट डाउन फर्स्ट। आप उसको लिखने की कोशिश करें, उसको खींचे, आप सही आंसर की तरफ पहुंचना शुरू कर देंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको मटेरियल भी सेंड कर दूंगा। एक काम करना है, आप लोग का क्या नाम है, ग्रुप बन गया है आप लोग का व्हाट्सएप का? नहीं बना सर अभी। अभी नहीं बना आपका? सर मैं तो ऐड नहीं हूँ उसमें। आप ऐड नहीं हैं आज? तो अभी आपका कितने बच्चे का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना हुआ? चले मैं लेक्चर खत्म करता हूँ, हमारा 6:30 पे लेक्चर ओवर होगा, तो मैं आपको बता दूंगा। फिर आप लोगों ने उन सब स्टूडेंट्स ने एक ग्रुप बनाना है आपने, मैं आपको वहाँ मटेरियल भी सेंड कर दूंगा, मैं टीम से भी सेंड कर दूंगा, और आपको भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप वहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम उसको फर्दर प्रोसेस में प्रोसीड करते चले जाएंगे चीजें साथ साथ। ठीक है बेटा, ये मुझे रिमाइंड करवाइएगा फहद एंड पे जरा, ठीक है? ओके सर। ओके, अब देखें, अब आप कहते हैं कि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इज डबल एंड डिस्टेंस इज आल्सो, अब डिस्टेंस भी डबल हो गया। जो
फोर्स है, अब वो क्या होगी? अब देखें मैंने दोनों चार्जेस को डबल नहीं किया, मैंने एक चार्ज को डबल किया। ये इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अब आपने कुछ क्वेश्चंस करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बुक भी भेज दूंगा एक दो, मैं यही चाह लगा था आपको, ताकि आप वहां से प्रैक्टिस करें। इवन अभी तो मैंने सिर्फ एक सिंपल बेसिक करवा रहा हूँ। सम टाइम आपको यहाँ पे चार्ज भी देता है, डिस्टेंस की वैल्यू भी देता है, आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करके विदाउट कैलकुलेटर उसको हल करना पड़ता है। और हम अभी चाहते चीजें सीखेंगे भी कि हम कैलकुलेटर से कैसे जान छुड़ाएंगे और विदाउट कैलकुलेटर हम चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं बेटा? Yes, sir. शाबाश। अच्छा अब आपने पढ़ा हुआ है चार्ज, एक कूलम चार्ज कितना होता है? वन कूलम चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है? -19. -19। ये एक इलेक्ट्रॉन में, सॉरी इसको लिखें, एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम चार्ज होता है? 1.6 10 की पावर -19 कूलम होता है। अब हम करते हैं कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज, तो कितना पढ़ा है आपने? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यही पढ़ा ना आप लोगों ने? ये सारे पैरामीटर, सारी चीजें याद रखिएगा, ये सारे एमसीक्यूज हैं जो आपसे 1 बाय 1 पूछेगा। अगर आपके पास वो मेंशन करता है कि भाई के वापस फोर्स है, आपने मालूम करनी है, 3 चार्ज है, 4 चार्जेस है, उन सब चार्जेस को अगर आपने टोटल फोर्स निकालनी है तो वो कैसे निकालते हैं? आपने एक पॉइंट चार्ज के अंदर फोर्स निकालनी है, बहुत सारे चार्जेस, वैसे तो वो फोर्स क्या उनका क्या होगा? सम होगी, प्लस होगा, माइनस होगा, क्या होगा? होगा F1। हाँ शाबाश, F1 प्लस F2 प्लस सो ऑन। इज इट क्लियर? Yes, sir. F1 प्लस F2 प्लस F3। ओके ओके, ये तो हमने फोर्स पढ़ी है बेटा। इसके अंदर कुछ ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ जरूर डिस्कस करने चाहिए हमें। ग्राफ का पोर्शन हमारा जो स्टूडेंट होता है उसके थोड़े से वीक होते हैं। अगर यहाँ पे मैं फोर्स और उसके ग्राफ पढ़ता हूँ, ओके बेटा, ये मैं कहता हूँ फोर्स है, ये 1/r² का ग्राफ है, ये फोर्स है, ये r² का ग्राफ है, फिर ये फोर्स है, ये सिंपल r का ग्राफ है, और ये फोर्स है, और ये 1/r का ग्राफ है। और याद रखें जो इसके ग्राफ है वही इलेक्ट्रिक फील्ड के भी वही ग्राफ है। मेरी बात फॉलो करें? बिल्कुल ठीक है सर ये जी बेटा, फर्स्ट बताइए। ग्राफ है। जी सॉरी जी बेटा बताइएगा। सर ये ग्राफ फोर्स के हैं। हाँ बेटा, एक एक्सिस पे आप देखें ना फोर्स है, मैंने y पे फोर्स रखा है और x एक्सिस पे डिस्टेंस रखा है। एक पे 1/r की कूलम जो आके 4 ग्राफ है, तो इनमें से बताएं कि 1/r² का ग्राफ होगा तो कौन बेटा बताएगा क्या होगा इस ग्राफ, किस तरह का आएगा?
कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, Straight line. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट कितना आएगा? स्ट्रेट लाइन कौन सा, इंक्लाइंड या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन? Inclined. बहुत अच्छी बात, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। यहाँ पे क्यों आया देखे कि आपका जो फोर्स है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 और r स्क्वायर। और ये पूरी टर्म ये देखिए, पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म है एज अ होल, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएगी। कि अगर खाली r स्क्वायर करता ना तो वो इन्वर्स आ जाना था। जिसका अगला जो है खाली r स्क्वायर है, ये इन्वर्स ग्राफ है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? जो इन्वर्स ग्राफ होता है वो हमेशा कर्व्ड होता है, और चूंकि जब खाली r आएगा तो ये भी कर्व होगा, मगर ये चूंकि डिस्टेंस में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रही तो ये ज्यादा स्टीपर होता है, ये उस वाले से ज्यादा स्टीपर होता है r स्क्वायर वाले से। ये मुझे कौन बेटी बताएगी, बेटा बताएगा कि 1 और r का ग्राफ कैसा होता है? सर ऐसा ही होगा जो फर्स्ट वाला। नहीं, फर्स्ट वाले की तरह नहीं होगा। इसका ग्राफ ये 1 और r है, खाली 1 और r स्क्वायर नहीं है। इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह से कर्व होता जाता है लाइक दिस। कर्व हो जाएगा। ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो बढ़ती जा रही है। ये आगे बढ़ने का मतलब है कि रेसिप्रोकल में मेंशन है ना, तो मतलब डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो बढ़ती जा रही है, तो इस तरह से कर्व है। ये बात समझ आई आपको? हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसमें बेटा ग्राफ में देखे किसी को कंफ्यूजन? चले अब हम आगे चलते हैं। अब हम कहते हैं व्हेन डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन चार्जेस। जब आप डाइइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द चार्जेस, फिर क्या होता है? फोर्स आपका डिक्रीज जो हो जाएगी सर। फोर्स वीक होता है, उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, हाँ वो क्या होता है? एफ क्या डिक्रीज है? हो जाएगी। 1/4 पाई ई नॉट ई आर वन वन आर। अब आप ये एफ क्या है? फोर्स ऑफ मीडियम क्या है ना, अगर मैं बराबर बन रही है, ये फोर्स ऑफ वैक्यूम बन रही है ना। यस सर। तो हम लिखेंगे इसकी जगह फोर्स ऑफ वैक्यूम ओवर ई आर आ जाएगा। इसको आप ई भी लिख सकते हैं, ये वैक्यूम की फोर्स है, ये स्मॉल एम लिखते हैं, पता चले मीडियम की फोर्स है। अब ई आर क्या होता है? ई आर रिलेटिव परमिटिविटी है। फोर्स ऑफ मीडियम अभी आपने बताया, ये याद रखिएगा, फोर्स ऑफ मीडियम ऑलवेज ऑलवेज लेस देन होती है फोर्स ऑफ वैक्यूम के। आपके यहाँ पे ई आर की कुछ वैल्यूज दी हुई है, जिसमें आपके पास जो वैल्यू याद रखने वाली जरूरी है। ई आर की जो वैल्यू आपने देखी है, सबसे पहले तो 1 होती है, किसके लिए होती है? 1 वैक्यूम के लिए, है ना बेटा? यस सर। ई आर 1 किसकी होती है? एयर की होती है। फिर हम बात करते हैं ई आर 78.5 किसकी होती है? ये ग्राफ में ना, इसकी जो चार्ट है उसमें कुछ चीजें याद रखने वाली हैं। और 5.1 होती है माइका शीट्स की, किसकी होती है? माइका जो आपका जो होता है ना, पीसीबी बोर्ड से होते हैं, जो आपके मदरबोर्ड वगैरह बनते हैं, उसकी होती है। तो ये कुछ आपने कुछ वेरिएबल्स हैं, ये इनके वैल्यूज आपने याद रखनी है। आज नहीं तो कल आपसे जब भी एमसीक्यू पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे सके। अरे क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ई आर जो होता है वो ग्रेटर देन 1 किसके लिए होता है? और ई आर इंफिनिटी किसके लिए होता है? चले बेटा, कौन बेटा बताएगा मुझे? ई आर ग्रेटर देन 1 किन मटेरियल्स के लिए होता है? जी फहद,
बहुत अच्छी बात है, इंसुलेटर्स के लिए होता है। तो ये होता है इंसुलेटर्स के लिए। आप जितनी भी वैल्यू देखेंगे, जब इंसुलेटर्स की वैल्यू आती है ना डिस्कस, तो उनकी वैल्यू 1 से बड़ी ही आ रही होती है। और इन्फिनिटी किसके लिए होता है? ये होता है कंडक्टर्स के लिए। ये किसके लिए होता है बेटा? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होती है? 0 होती है। ये बात समझ आई आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होती है? 0 होती है। और उसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं फॉर्मूला वैसे अभी लिख देता हूँ, सरसरी हमने आगे भी जाके पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है ना बेटा, और के भी यहाँ पे होता है Yes, sir. 1/4 बाय ई आर होता है इनटू क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब आप जरा नोट करें, ये जो पैरामीटर है ये इन्फिनिट होगा, यानी कि पूरा का पूरा इन्फिनिट से अगर डिवाइड होगा, ऊपर कुछ भी आ रहा है, व्हाटएवर द वैल्यू इज, तभी आंसर आपका जाके 0 आएगा ना। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर, आपने पढ़ के आए क्या होता है? 0 होता है, शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर में 12 का। वो 0 बेसिकली अगर हम उसकी फिजिकल जस्टिफिकेशन दें, तो कंडक्टर के अंदर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमारे पास जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होती है? 0 होती है। ये बात समझ आई बेटा आप लोगों को? ये Yes, sir. ओके, ये आपने पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो फोर्स अट्रैक्टिव होती है, दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है और एक फोर्स होती है रिपल्सिव। अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, बताएं इनमें से पॉजिटिव फोर्स कौन सी कहलाएगी और नेगेटिव फोर्स कौन सी कहलाएगी? Sir, attractive positive होगी. अट्रैक्टिव नेगेटिव होती है और ये Repulsive. पॉजिटिव। अब ये क्यों होती है ना, ये एक और क्वेश्चन आ जाता है हमारे माइंड में। आपको फोर्स का जो फॉर्मूला है आपने पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू, बल्कि मैं ऐसे देखता हूँ मैंने कहीं लिखा होना है पूरा, ओके बेटा ये फॉर्मूला है। अगर आप नोट करें कि अगर मैं एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है एक पॉजिटिव चार्ज के दरमियान और नेगेटिव चार्ज के दरमियान, है ना बेटा, तो इसका अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा ना, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। और अगर मैं रिपल्सिव फोर्स की Yes, sir. बात करता हूँ, तो वो बेसिकली होती है दो पॉजिटिव के दरमियान होती है या दो नेगेटिव के दरमियान होती है। तो इनका आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव 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 होता है, और नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव वो भी पॉजिटिव होता है। तो इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग नेगेटिव कहते हैं और रिपल्सिव फोर्स को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं। Positive. ये बात क्लियर बेटा? ये Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं साथ, क्योंकि बेसिकली आपके जितना, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो आपका बेसिकली ना ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लगते तो छोटे छोटे हैं मगर ये बहुत जरूरी है, सारे क्लियर होना वन बाय वन। ये फोर्स लिखा है, इसको मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं, क्या लिखूं? वेक्टर में। अब सपोज करें मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लूं, तो मुझे इसके ऊपर एरो लगाना पड़ेगा, है ना बेटा, और एरो लगाऊंगा साथ में मुझे इसके साथ यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें, यूनिट वेक्टर की बात करें, तो वो क्या होता है? के क्यू क्यू ओवर आर का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। क्या होता है? वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड होता है। तो चूंकि ये स्क्वायर था नीचे, ये आर स्क्वायर इस आर से मल्टीप्लाई होके, ये आर स्क्वायर इस आर से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? ये क्यूब बन जाएगा, है ना बेटा। और ये आ गई उसकी कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, जिसमें आर क्यूब आता है, ऊपर आर वेक्टर आता है। अगर यूनिट वेक्टर की बात करेगा, किसकी बात करेगा बेटा? यूनिट वेक्टर के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर आपके पास वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा है इसको, तो आप ये वाला फॉर्मूला, और ऑप्शन में दोनों दिए होते हैं या एक दिया होता है, तो उसके लिहाज से आपको उसको पिक करना होता है। ठीक है,
मेरी बात समझ आई बेटा ये? Yes, sir. अच्छा, अब आपने तो इसको भी कह दिया, मैं वैसे अभी अभी बता देता हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करता हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करता हूँ, किसकी? इलेक्ट्रिक की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कर देते हैं। तो ये फॉर्मूले में सिर्फ मुझे एक चीज चेंजिंग करनी पड़ेगी, यहाँ से सिर्फ Q का ये स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। आपको पता ना उसमें क्या आता है, K/R² होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला बन जाता है। और अगर मैं फिर इसके बाद इसकी भी फर्दर इलेबोरेशन करूं, गौर से देखिएगा, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहा हूं, मुझे बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्या मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए इस तरह लिख सकता हूं उसको? जी बेटा। जी सर। नहीं लिख सकते। अब कौन कौन बेटा ये बेटी बताएगा तो क्यों नहीं लिख सकते? बेटा आपने, बेटा हाँ मैं देखता हूँ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ये हमारे पास, ये मैं पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। ये हमारे पास स्केलर होता है, ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी के अंदर हम लोग वेक्टर का साइन नहीं लगा सकते। तो यानी कि ये वाला जो तरीकाकार है ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये हमारे पास यहाँ पर नहीं चलेगा। इज इट क्लियर बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें चलेगा, क्योंकि वो क्या है, ये दोनों क्या है, वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी वेक्टर है। इनके साथ ये मेथड ठीक है, मगर ये मेथड हम अप्रोप्रिएट नहीं है, ये नहीं हो सकता। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश। अब हम चलते हैं, हमारा जो अगला आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हम मूव ऑन होते हैं। एक तो पहले एमसीक्यू देख लेते हैं इसके। मैं आपको साथ में ना अपने नोट्स भी सेंड करूंगा, उसको भी कुछ मटेरियल मेंशन है, वो आपने रीड आउट करना है। और ये भी देख लीजिए, ये फाइल भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। टू चार्जेस हैं, एक 4 कूलम है एंड 8 + 8 कूलम। both are given -4 coulomb charge. The force between them, के दरमियान फोर्स क्या होगी? बताएं बेटा। एक 4 कूलम चार्ज है, एक 8 कूलम चार्ज है, दोनों को आपने -4 कूलम चार्ज प्रोवाइड किया। फोर्स क्या होगी इनके दरमियान? हेलो, स्वाद आवाज आ रही बेटा?
जीरो होगी, बिल्कुल ठीक है। बेसिकली क्या जीरो होगी। अब एक 4 कूलम एक -4 कूलम, एक का तो जीरो हो गया और एक का +4 8 और -4 करेंगे तो 4 कूलम चार्ज रह जाएगा और जीरो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो ही आ जाएगा। तो आपका जो नेट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, आपके पास जीरो हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। जी बेटा। सर रिपीट कर देंगे एमसीक्यू। देखें यहाँ पे मैंने कहा है कि एक दो चार्जेस हैं, एक 4 कूलम और एक +8 कूलम। मैं दोनों के ऊपर -4 कूलम चार्ज डाल रहा हूँ। जब इस 4 कूलम के साथ मैं -4 कूलम का चार्ज अटैच करूंगा ना तो उसका जो नेट चार्ज है वो जीरो हो जाएगा। वो यहाँ मैंने लिखा है एक का चार्ज जीरो हो गया और +8 के साथ मैं -4 कूलम का चार्ज अगर लगाता हूँ तो इस पे सिर्फ +4 कूलम चार्ज बच जाएगा। ठीक है, +4 और -4 और +8 यानी कि +4 बच जाएगा। तो इन दोनों का मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो होल आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा। यस सर। शाबाश। अब मुझे बताया कि आपकी कूलम फोर्स, चलो मैं आगे जाके देखते हैं, आपकी कूलम फोर्स स्ट्रॉन्गर होती है या ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्गर होती है? सर कूलम फोर्स। हाँ, क्यों ज्यादा होती है कूलम फोर्स? क्योंकि जो K होता है वो 10⁻⁹ होता है ना, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो G होता है वो माइनस में होता है, इसलिए उसकी जो वैल्यू होती है छोटी हो जाती है। तो आपने ये एमसीक्यूज आते हैं तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आपने देखने। चलो बेटा हम आगे कंटिन्यू में चलते हैं। यूनिट्स वगैरह भी ध्यान से रखना याद। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले फॉर्मूला देते हैं, यहाँ पे हमने ऊपर लिखा भी है। यही फॉर्मूला ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ/R² है ना बेटा। अब मैं आपसे बड़ा 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 सिंपल सा सवाल करने जा रहा हूं। एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, इन दोनों में फर्क बताएं क्या है। मैं ऐसे यूनिट भी ले देता हूँ इसके सब तक, आप मुझे तब तक फर्क बताएं क्या है। एक का यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है, वोल्ट पर मीटर होता है ना बेटा। और न्यूटन को हम लोग जूल पर कूलम भी लिखते हैं, यानी कि जूल या वोल्ट को लिखते हैं जूल पर कूलम इनटू मीटर भी आता है जूल को। न्यूटन का हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नहीं जाएंगे। तो ये इसके पॉसिबल यूनिट्स हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बनते हैं। मैं पूछा दोनों में फर्क क्या है। मैं बहुत बहुत स्पेसिफिक लिख रहा हूँ, ये गलती नहीं करिएगा आपको, ठीक है। ये टेस्ट चार्ज के लिए होता है और ये किसके लिए होता है, सोर्स चार्ज के लिए। आपको दोनों फॉर्मूले दिए जाएंगे तो आपने ध्यान से बताना है कि जब नॉड होगा ना Q0 तो वो टेस्ट चार्ज के लिए होता है और जब सादा Q होगा तो वो सोर्स चार्ज के लिए। इस फॉर्मूले में अगर मैं नॉड लगा दूं तो ये फॉर्मूला गलत हो जाता है, ये गलत है, ठीक है। और इसमें से अगर मैं नॉड हटा दूं तो ये फॉर्मूला तब भी गलत हो जाता है। तो दोनों के लिहाज से आपने देखना है, बोथ आर सेम, मगर आपने वो बिल्कुल ठीक है इंटेंसिटी, मगर आपने वो देखना है एक टेस्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है, मगर आपने उसको स्पेसिफाई करना है एक टेस्ट चार्ज और एक सोर्स चार्ज के लिहाज से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसी होती हैं, रेडियली, क्या डायरेक्शन होती है आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड होती है, वेरी। और अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से बात करें तो इनवर्ट हो जाएंगे। रेडियल। बहुत अच्छे, शाबाश। तो नेगेटिव के लिए हो जाएगा रेडियली इनवर्ट हो जाती है, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का जो हमने मीडियम का रिलेशन देखा था वो सेम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं मीडियम की बात करूं,
मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड बात की जाए वैक्यूम की, तो उसके दरमियान रिलेशन आता है ER का, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। ये आपने ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एमसीक्यू में याद रखिएगा। अमूमन आपसे K और Q की वैल्यू देके आपसे R² भी देके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को कहता है। तो आपने इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो जरूर देखना है, जब आपने सवाल अटेम्प्ट करना है ना, तो आपने इसके रिलेटेड सवाल जरूर देखने हैं। ठीक है बेटा। अब मैं कुछ केसेस करवा रहा हूं आपको, जब हम बात करते हैं ना कि सपोज करें ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ होती है, यूं करके पॉजिटिव से नेगेटिव होती है ना बेटा। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव की बात कर ले या पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव की बात कर ले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में फैल रही है। इनके दरमियान में एक रीजन फॉर्म होता है, इनके दरमियान में एक रीजन फॉर्म होता है। इस रीजन का क्या नाम होता है बेटा? न्यूट्रल रीजन। पोटेंशियल ग्रेडियंट। बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रल जोन कहते हैं, या हम कहते हैं जीरो फील्ड स्पॉट का नाम देते हैं। न्यूट्रल जोन कहते हैं या जीरो फील्ड स्पॉट का नाम देते हैं। ये दो बातें, इसके 5 केसेस ना, आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला केस है, अगर जो ऊपर भी मैंने लिखा है, फॉर जब ये ऊपर मेंशन किया है, फॉर सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस तो फील्ड एक्सिस एट, अगर क्या है सिमिलर और इक्वल चार्जेस, जीरो फील्ड स्पॉट कहां एग्जिस्ट करेगा? सेंटर में सर। बहुत अच्छी, मिड में। या अभी हमने जिसमें ऊपर मैंने डायग्राम बनाई है, आपने कहा किस में करेगा? आपने कहा कहां करेगा? मिड में करेगा। ठीक है बेटा। नंबर 2 देखते हैं, फॉर सिमिलर एंड अनइक्वल चार्जेस है, तो जीरो फील्ड स्पॉट कहां एग्जिस्ट करेगा? जी बेटा। देखें सिमिलर है तो दरमियान में ही करेगा, मगर कहां करेगा? इन बिटवीन करेगा, बट नियर स्मॉलर चार्ज करेगा। यानी कि जिस चार्ज की फील्ड वीक होगी उस तरफ जीरो फील्ड स्पॉट बन रहा होगा। मेरी बात क्लियर है बेटा? मेरा पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? देखें फास्ट समझ में आया पॉइंट? यस सर। आपकी किताब में न्यूमेरिकल भी है एक, ये एग्जांपल है, और ये जो अब जो करवा रहा हूं अपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस हैं, तो तब जीरो फील्ड स्पॉट कहां एग्जिस्ट करता है? ये 12.4 है, मैं अभी आपको बताता भी हूं। ये करता है आउटसाइड नियर स्मॉलर चार्ज। अपोजिट और इक्वल चार्जेस है, जीरो फील्ड स्पॉट कहां एग्जिस्ट करेगा?
इसके लिए हम कहते हैं, यहाँ पे चूंकि हमें नहीं पता लेफ्ट या राइट कहाँ कर रहा है, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, हम कहते हैं इन्फिनिटी पे करेगा, कहीं ना कहीं तो करेगा, मगर कहाँ करेगा हमें पता नहीं है। और नंबर 5, यहाँ पे हम कहते हैं आइसोलेटेड चार्ज है, यानी कि सिंगल चार्ज है, जीरो फील्ड एग्जिस्ट एट इंफिनिटी। तो आइसोलेटेड चार्ज जीरो फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करेगा? इंफिनिटी पे करेगा। और ये क्यों करेगा ये अभी मैंने प्रूव दिया था, मैं दोबारा बताता हूँ। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू ओवर आर का स्क्वायर। अब ये आर इंफिनिटी पे होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी ना बेटा, ये बात समझ आई आपको? ये आर इंफिनिटी होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? जीरो आएगी। तो आप कहेंगे उसका आंसर क्या आएगा? इंफिनिटी आएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये आपने सारी बातें याद रखनी है। अब आपको सपोज करें किसी सवाल में आपको डिस्टेंस दे देता है, तो आपने उसके लिहाज से डिस्टेंस की रेशियो देखनी है कि कम वाला डिस्टेंस किसकी तरफ जा रहा है और ज्यादा वाला किसकी तरफ जा रहा है। तो अपने आंसर को उसके अकॉर्डिंग आपने मोल्ड करना है। तो ये इसके बेसिक केसेस थे। इसमें देखिए कोई सवाल, क्लियर है पॉइंट बेटा? ये बहुत से शाबाश। मैं साथ साथ तरफ फाइल सेव कर लेता हूँ। ओके, मैंने आपको एक चीज दिखानी थी। एक तो ये सवाल है, यार देखें बेटा, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है एग्जांपल नंबर 12.2। बेटा देखिएगा, बेटा फास्ट देखिए, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। आपके पास दो सिमिलर चार्जेस हैं और जीरो फील्ड स्पॉट कहता है कहाँ एग्जिस्ट करेगी, तो दरमियान में करती है, मगर नियर कहाँ करती है? स्मॉलर चार्ज की तरफ। अगर इनके दरमियान में 3 मीटर का फासला है तो याद रखिएगा, अगर Q2 छोटा है Q1 से, तो याद रखें यहाँ से यहाँ तक का फासला बहुत छोटा आएगा, 3 से कम आएगा। देखिए हमने आंसर भी निकाला है, यहाँ पर कितना फासला हमने निकाला है? 1 मीटर का फासला निकाला है, यानी कि यहाँ से 1 मीटर है, यहाँ से 1 मीटर है, और यहाँ से 2 मीटर है, यानी कि जो आंसर को जस्टिफाई कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? सेम क्वेश्चन आगे जाके एक न्यूमेरिकल में आता है हमारे पास, 12.5 स्क्रीन पे शो हो रहा है बेटा। Q1 आपको दिया हुआ है माइनस में और Q2 दिया हुआ है प्लस में। तो आपके पास Q1 माइनस में, Q2 प्लस में। अब उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी? आप कहेंगे आउटसाइड स्मॉलर चार्ज। तो Q1 चूंकि स्मॉलर है, तो स्मॉलर चार्ज की तरफ बाहर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही थी? जीरो हो रही थी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दो बातें थी, मैंने कहा साथ में आपको दो न्यूमेरिकल बता दो। आपने न्यूमेरिकल से सारे के सारे जो चैप्टर के हैं याद रखिएगा, न्यूमेरिकल सारे आते हैं, सारे एंटी टेस्ट के अंदर न्यूमेरिकल आते हैं। ये 12.3 हो गया, ये 12.2 तो नहीं, 12.3 हो गया दूसरा न्यूमेरिकल, 12.4 भी आता है,
5 नहीं आएगा, 12.7 बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं करवाऊंगा आप लोगों को। फिर आता है 12.12 और 12.13 ये न्यूमेरिकल हैं जो आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं इस चैप्टर के, तो आपने इनकी प्रैक्टिस रखनी है। चलिए वापस आते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है गॉसेस लॉ का। गॉसेस लॉ और इसकी एप्लीकेशन। तो गॉसेस लॉ की जो हम एप्लीकेशन की हम स्टार्ट बात करते हैं, उसी के अंदर हम उसको स्टडी भी कर लेंगे। पहले बताएं गॉसेस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होती है, पहले ये बताएं। जी बेटा, किसके लिए होती है? तो क्लोज सरफेस के लिए। शाबाश, हम उसके लिए गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। और इसकी जो एप्लीकेशन के अंदर बात करते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन है, नंबर 1 हम बात करते हैं हॉलो चार्ज सफेयर की। मैं कुछ तो आपको मैं अभी ये यहाँ पे करवा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम फिर कम पड़ेगा। मैं फिर बाकी आपको नोट से चीजें रीड आउट करवा दूंगा, ताकि हमारा टाइम थोड़ा मैनेज हो सके। अगर कुछ आपको एमसीक्यू अभी और डिस्कस करने हैं मैंने, तो ये हो गया हॉलो चार्ज स्फीयर। मेरी बात समझ आई बेटा? अच्छा, जब हम गॉसेस लॉ पढ़ते हैं तो गॉसेस लॉ के अंदर हम फॉर्मूला होता है फ्लक्स का। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्लक्स Q ओवर E नॉट। और जब हम हॉलो चार्ज स्फीयर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वहां पे जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, उसकी वजह से फ्लक्स भी क्या आता है, जीरो आता है। अब फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो होता है E डॉट A होता है, जहां पे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। और हम कहते हैं एरिया जो होता है वो जीरो नहीं होता। ये तो आ गई बात इसकी। अभी मैं आपको इसके ग्राफ स्टडी करवाने हैं मैंने। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे पता है बच्चों का ग्राफ का जो हिस्सा होता है थोड़ा सा लैग करता है। ये थी पहली एप्लीकेशन। नंबर 2 पे आते हैं, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में अगर आपको याद हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता ना इनसाइड जीरो होती है, आउटसाइड नहीं होती। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में जब आपने फ्लक्स को कैलकुलेट किया था, तो जो फ्लक्स था वो आया था 2EA आया था। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, इंटेंसिटी, वो क्या आई थी, सिग्मा ओवर 2E नॉट आई थी, है ना बेटा? और सिग्मा क्या होता था, सिग्मा क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया था, जिसका यूनिट था कूलम पर मीटर स्क्वायर था। और फिर तीसरा जो केस था हमारे पास, तीसरा केस क्या था, चार्ज पैरेलल प्लेट्स। इसके बाद था अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। इसके अंदर जो फ्लक्स जो आपने कैलकुलेट किया था, वो था फ्लक्स था EA था। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी सिग्मा ओवर सिर्फ E नॉट थी, ये पैरेलल प्लेट्स की। ठीक है, अब आपको जिसका जो क्वेश्चन आता है, पहला जो क्वेश्चन मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, वो आपसे रेशियो का आता है। कहता है रेशियो बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और पैरेलल प्लेट चार्ज का रेशियो क्या होगा। तो आप कहेंगे सिग्मा ओवर 2E नॉट कर देंगे, डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर E नॉट कर देंगे। तो ये सिग्मा ओवर E नॉट, सिग्मा ओवर E नॉट कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आंसर, 1/2 बच जाएगा। तो ये यहाँ तो अगर पैरेलल प्लेट पहले कहता है तो वो ऊपर आएगा, राइट? ठीक है बेटा।
चले बेटा, अब हम हॉलो चार्ज स्फीयर के लिहाज से बात कर रहे थे। मेरी बात आ रही है बेटा सबको? Yes, sir. ओके ओके। ये मैं हॉलो चार्ज स्फीयर ले रहा हूं, और बड़ा सोच समझ के जवाब देगा। ये आपके एंट्री टेस्ट के बड़े फंडामेंटल एमसीक्यू हैं। यहां मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान और डिस्टेंस के दरमियान। आप आर स्क्वायर लगा लें या आर लगा लें, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही कर्व आता है। अब बताएं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो रीजन है ये है इनसाइड रीजन। हम पहले इतना ग्राफ देखेंगे इनसाइड का, और बकाया हिस्सा जो होगा वो किसका होगा? आउटसाइड का। मुझे बताएं इसका ग्राफ कहां से शुरू होगा? इनसाइड तो आपको नजर आ रहा है। इनसाइड अगर मैं बात करूं, इतना हिस्सा यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है? जीरो है, तो यहाँ पे कोई भी लाइन रिप्रेजेंट नहीं होगी, राइट? तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से शुरू होगी, और जो ऐसा ऐसा कर्व होते होते कम होती चली जाएगी, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर है, आउटसाइड तो चार्ज मौजूद है ना बेटा, हॉलो चार्ज स्फीयर में, है ना बेटा? Yes, sir. तो क्या हुआ कि जैसे जब उससे दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कर्व होता है, तो डिस्टेंस के साथ आप दूर जाते जा रहे हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जा रही है। आप बहुत दूर चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिली है? जीरो मिल रही है। और आउटसाइड ग्रेजुअली क्या होती जा रही है? जैसे दूर जाते जा रहे हैं वो क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। मेरी बात समझ आई बेटा? ये अब बात करते हैं इनफाइनाइट हीट ऑफ चार्ज। जब हम इनफाइनाइट हीट ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आता है और बड़ा सिंपल सा होता है। सिर्फ आप ये चीज हटा दें, क्योंकि इनफाइनाइट हीट ऑफ चार्ज है, उसका ग्राफ बेसिकली यहीं से शुरू हो जाएगा। जैसे से आप शीट से दूर जाना शुरू करते हैं, ये शीट है आपके पास बिल्कुल पॉजिटिव शीट है। अब आप इससे दूर जाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तक ग्रेजुअली कम होते चले जा रही है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? Yes, sir. और अगर मैं बात करता हूं अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स की, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। कौन बताएगा स्ट्रेट लाइन क्यों होता है? क्योंकि जो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट होती है, ई उनके दरमियान क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? Constant. कांस्टेंट कह लें, यूनिफॉर्म कह लें, पैरेलल कह लें, इक्वली स्पेस कह लें। ये वो क्वेश्चन है जो पूछते हैं वो आपसे। ठीक है बेटा? ये हो गया गॉसेस लॉ। यहां तक देखें, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी को? बेटा देखें कोई बात इसमें? चलिए फिर मैं एक क्वेश्चन करता हूं आपसे।
ये मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां तक होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव होती है ना बेटा। Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखूं और एक नेगेटिव चार्ज रखूं तो पॉजिटिव किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव फहद नेगेटिव की तरफ जाएगा। नेगेटिव की तरफ जाएगा। हाँ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। और इस पे इलेक्ट्रिक Negative और- फोर्स की अगर बात करें, बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, ये किसकी डायरेक्शन में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में। मगर जब मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूंगा, चूंकि नेगेटिव चार्ज ने कहां जाना है? पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी अपोजिट लगेगी किसके? टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। ये आपका बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये आपने याद रखिएगा इसके लिए। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. चले बेटा, मैं अब कुछ यहाँ से चीजें हमने यहाँ पढ़ ली हैं, मैं जरा फाइल सेव कर लूँ। आपको समझ में आया सारा आर्टिकल? ये यस सर। वेरी गुड। यहाँ पे मेरे नोट्स में, मैं आपको नोट्स में भी दोनों चीजें सेंड कर दूंगा, वहां पे उसमें टीम्स पे भी यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन है। तो हमने काफी तरह कर लिया। जो इजाफी चीजें ना, सपोज यहाँ पे कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो हमारे पास ई कैट के लिए भी हैं, क्योंकि मैंने पूरे के पूरे चैप्टर के नोट्स बनाए हुए हैं। तो जो सिर्फ मेडिकल के सिलेबस के अंदर जो मैंने टॉपिक पढ़ाए, सिर्फ आपने उसी पे फोकस करना है, यानी कि जीरोग्राफी या इंकजेट प्रिंटर वगैरह ये चीजें नहीं करनी। ठीक है, गॉसी लॉ की बात कर रहे थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ये देख लेते हैं साथ ही। यहाँ लिखा हुआ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड्स ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेडियंट फील्ड का जो स्केलर होता है वो हमेशा क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे कि आप पोटेंशियल का ग्रेडियंट देख रहे हैं, डिस्टेंस के साथ डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। और अगर आप एनर्जी का ग्रेडियंट देखें डेल्टा आर के साथ, तो डेल्टा यू ओवर डेल्टा आर आपको फोर्स प्रोवाइड करता है। ये कहां से आया? वर्क इज इक्वल टू एफ डी से। ठीक है, ये एनर्जी वर्क ही है। तो हमारे पास ग्रेडियंट, ये एक एमसीक्यू आता है, ये आपने देख लीजिएगा। ये मैं आपको दोनों फाइलें सेंड कर देता हूं। अब हम बात करते हैं, अब आपने जो हम यहाँ पे चंद पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे डेफिनेशंस नहीं याद करनी है यहाँ पे, वो मैंने सिर्फ समझने के लिए आपको सेंड की है। जो पॉइंट करना है सिर्फ उस पर आप फोकस करिए, तो मैं साथ साथ बता रहा हूँ। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम पोटेंशियल का फॉर्मूला लेते हैं डेल्टा वी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो क्या होता है? डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट होता है। वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। अब ये दो प्लेट्स हैं, एक बी पॉजिटिव प्लेट है और ए एक नेगेटिव प्लेट है। अगर पॉजिटिव से अगर आप नेगेटिव तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और एक चार्ज को आप इसके अपोजिट पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। वही वर्क स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे एनर्जी में भी स्टोर करते हैं, यानी कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क पर यूनिट चार्ज अब बात कर रहे हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट आता है जूल पर कूलम। इसके अंदर एमसीक्यू आता है कि अगर ईसीजी हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड करता है स्किन पे, जो जनरेट करता है हार्ट पे। फिर इलेक्ट्रो एंसीफिलोग्राफी आता है, जिसका मतलब होता है कि ईईजी, जो रिकॉर्ड करता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। और फिर आता है ईआरजी, इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी, ये आपकी आईज पे जो पोटेंशियल होता है उसके लिहाज से मेजर करता है। ये एनालॉगस होते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस के।
और दूसरा इन सब का जो ग्राफ आता है वो पोटेंशियल और टाइम के अकॉर्डेंस बनता है। ये एमसीक्यू था, ओल्ड क्वेश्चन था, ये पूछा जा चुका हुआ है। मेरी बात समझ आ रही? इसके बाद आपने, चूंकि आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता चल गया क्यू डेल्टा वी, ये मैं नोट्स में ही लिख रहा हूं। जो हम एनर्जी का जो फॉर्मूला यूज करेंगे थ्रू आउट, एनर्जी को आप यू कह लें, एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी के नाम से दे लें, पोटेंशियल एनर्जी के नाम से दे लें, वर्क के नाम से दे लें, हीट के नाम से दे लें, किसी भी नाम से आप जब एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप वहां पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमेशा यूज करेंगे क्यू वी का। पूरे के पूरे सेकेंड ईयर में हम वहां पे क्यू डेल्टा वी का इस्तेमाल करते चले जाएंगे। 12.7 आपका न्यूमेरिकल भी था, वो क्या कहता था कि हमारे पास, अगर हमारे पास कहते हैं कि बॉडी क्या कहता है कि हमारे पास कितने हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 20 इलेक्ट्रॉन्स एंड मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। कितने वोल्ट? 100 वोल्ट। कहता है कि आप उसकी एनर्जी कैलकुलेट करें, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कितनी हो जाएगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कैलकुलेट करने को बोला है। ठीक है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? क्यू वी, यहाँ पे चार्ज 20, इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे ही रहने देंगे, पोटेंशियल को 100 वोल्ट ऐसे ही रहने देंगे। अब 20 इंटू 100 करेंगे तो 2000 हो जाएगा, और साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट है वही आ जाएगा। अगर यहाँ पे जूल में करना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 1.6 में। शाबाश, वेरी गुड। एक्सीलेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां भी हमने, अभी मैंने बताया पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। आपको मोमेंट पोटेंशियल देता है और आर देता है, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करूं, यहां पे मैं बल्कि इसका एक क्वेश्चन पुट कर देता हूं। पोटेंशियल ग्रेडियंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड, पता है ना आपको? पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू माइनस E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा। सपोज करते हैं, कहता है वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट एंड आर दिया हुआ है 0.5 मीटर। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं क्या होगी। तो बेटा क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 12 वोल्ट, मगर याद रखिएगा अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बताने जा रहा हूं, हम एक तो मैग्नीट्यूड में निकालेंगे आंसर। जब भी मैं अभी लिख देता हूं 0.5 है ना, इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं ना बेटा? यस सर। तो 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लिख रहा हूँ। सपोज करते हैं अगर आपके पास, जब आप कैलकुलेशन करते हैं, आपको 0.25 लिखा हुआ है, तो कोशिश करें इसको 1/4 लिखें, फ्रैक्शन में लिखे हैं इसको, डेसिमल के बजाय, कैलकुलेशन आसान होती है। 0.75 लिखा हुआ आ रहा है तो उसको 3/4 लिखें। अगर 0.25 आया तो मैंने इसके लिए क्या लिखा हुआ है? 0.5 के लिए मैंने क्या लिखा है बेटा? 1/2. उसके लिए आपने 1/2 लिखा है। तो इस तरह जब आप सवाल करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg होती है, और प्रोटॉन का जो होता है वो 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है ना बेटा? दोनों का चार्ज सेम है, मास डिफरेंट है। यहां तक देखें कोई बात?
आपने एक और फॉर्मूला यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये एंटी टेस्ट में इसका सवाल आता है QE, और अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है E क्या होता है, V/D होता है, तो Q V/D बन जाएगा। अगर आपको पोटेंशियल डिस्टेंस और चार्ज दिया जाए तो उसकी फोर्स निकालने को कहा जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज करके आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं। मैं इसके ग्राफ आपको यहीं पे समझाना चाहता हूँ। पहले मुझे ना ग्राफ समझने से पहले एक चीज बताएं, स्लोप का आइडिया है ना आप लोगों को, स्लोप किसे कहते हैं? Yes, sir. ओके, जो जितना ज्यादा वर्टिकल होगा उसकी स्लोप उतनी मैक्सिमम होगी, और जो जितना हॉरिजॉन्टल होगा उसकी स्लोप उतनी क्या होगी, मिनिमम होगी। स्लोप जितना वर्टिकल होगा उतनी मैक्सिमम होगी, और जो जितना हॉरिजॉन्टल होगा स्लोप उतनी क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पहले तो मुझे बताएं कि यहाँ पे जो ग्राफ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ये है पोटेंशियल का और डिस्टेंस का ग्राफ। पहले मुझे बताएं कि पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ का जो स्लोप है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मैं अब बाकी सारे बच्चे सुन लें, इलेक्ट्रिक फील्ड को करेगा। मैं बता देता हूं आपको, सारे बच्चे सुन लें। स्लोप का मतलब होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यानी कि वाई वाली टर्म, वाई एक्सिस वाली टर्म और एक्स एक्सिस वाली टर्म, इनको डिवाइड करें तो स्लोप बनता है, जिसका मतलब है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर आएगा। और जो आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है कौन सी बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो बताएं इसकी स्लोप क्या होगी। बेटा अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है इसकी स्लोप बताएं। स्ट्रेट लाइन की स्लोप का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म। हाँ शाबाश, यानी कि यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये मैं इस तरह से कर्व कर देता हूँ और एक को मैं इस तरह से कर्व कर देता हूँ, अब आप देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, ये पहले वर्टिकल थी फिर हॉरिजॉन्टल होती जा रही है। तो यहाँ पे आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, डिक्रीज। यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल थी अब वर्टिकल होती जा रही है, तो आप कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एक एमसीक्यू भी है कि हमारे पास इस तरह का ग्राफ अगर आपको नजर आता है तो कहता है एट पॉइंट बी और एट पॉइंट ए किस पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। तो याद रखें जहां पे जितना वर्टिकल होगा टेंजेंट उतनी स्लोप मैक्सिमम होगी, और बी पे जितना हॉरिजॉन्टल है उतनी स्लोप क्या होगी, मिनिमम होगी। मेरी बात समझ आई आपको ये बेटा? Yes, sir. ठीक है बेटा, सर क्लियर कर दें। हाँ दोबारा पूछे कौन सा पॉइंट बेटा, वही पिछला क्वेश्चन की बात कर सर रहे यही हैं। स्लोप वाला। ये जो अभी मैंने ग्राफ सामने शो हो रहा है उसकी बात। जी सर। देखें जो जितना वर्टिकल चीज होती है ना, देखें स्लोप आपका ये ग्राफ है ना, ये सपोज ये ग्राफ है, ये ग्राफ बना हुआ है, सपोज ये ग्राफ यूं बना हुआ है। अब ये V और R का दरमियान ग्राफ है। अब ये एक पॉइंट है A, ये इंटीटेंस के बड़े मशहूर क्वेश्चन है। और एक ये पॉइंट है D और एक ये पॉइंट है B, सपोज कर लेते हैं। अब जो B की अगर मैं स्लोप की बात करूंगा ना, स्लोप का मतलब होता है यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करें, यूं टेंजेंट। अब जो D है ना, D का टेंजेंट इस तरह से होगा। अब देखें इनमें से आपको मोर वर्टिकल लाइन कौन सी नजर आ रही है, B नजर आ रही है, D नजर आ रही है।
बी से डी से हाँ बी 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 पे नजर आ रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम लिखेंगे आप। और अगर मैं बी की बात करूं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम नजर आ रही है, क्योंकि अभी आपने तो शुरू में कहा जितना वर्टिकल होता है उतना मैक्सिमम होता है, और जितना हॉरिजॉन्टल होता है वो उतना मिनिमम होता है, और यही पोटेंशियल ग्रेडियंट के यही क्वेश्चन बनता है, राइट? ओके सर। शाबाश बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा मेरी बात सुन ले सारे स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन हो दोबारा ये लेक्चर सारा का सारा मौजूद होगा, आप रिकॉर्डेड में आप दोबारा से वो पॉइंट्स क्लियर करके सुन सकते हैं, ठीक है? मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ, और अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा, जहां पे कंफ्यूजन हो दोबारा पूछ लीजिएगा। आप हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं, हम बड़ा ज्यादा आप लोगों को जितना कोशिश हो सकेगी हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे हर लिहाज से। लास्ट में भी हमारी आपको पता है पोजीशन थी ऑनलाइन बैच में, गाजी असर जो थी जिसके 198 थे 200 में से, तो वो भी ऑनलाइन ही हमसे ही पढ़ी थी, मतलब मेरी डायरेक्टली स्टूडेंट थी वो, यहाँ पे ऑनलाइन उसने पढ़ा था यहाँ पर। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप लोग ये मत समझेगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या उसमें नहीं पढ़ रहे, आपने पढ़ना है। हम यहाँ पे टीच करने के लिए बैठे हैं, जहां जहां कंफ्यूजन है वो पॉइंट आपने क्लियर करते चले जाना है। इवन यहाँ मैं तो अपने अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो मेरी ये कोशिश है कि आपको बिल्कुल उस तरह का एनवायरनमेंट मिले कि आपके सामने चीजें होती हुई गुजरे जिस तरह क्लास में होती हैं, ये नहीं कि आपको मैं सारा का सारा रीड आउट करवा दूं। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? यस सर। हाँ, तो कोई कंफ्यूजन हो मुझसे कहीं भी हो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है? कुछ ऐसे आर्टिकल आएंगे जहां पे हम देख लेंगे, जहां जब वो थ्योरी वाले पोर्शन होते हैं वहां पे हम दूसरे पर्सपेक्टिव से स्टडी कर लेंगे, मगर यहाँ पे मैं समझता हूँ ये स्टार्टिंग के बेसिक बहुत जरूरी है, जहाँ पे कैलकुलेशन फॉर्मूला का जिक्र होता है, तो वहां पे मैं चाहता हूँ कि एक दफा इस तरह गो थ्रू हो जाए। थोड़ा टाइम कम है तो हम इसको जरा बाइंड अप करते हैं, कल चुके हमारे पास लेक्चर में टाइम होगा तो हम उसमें कुछ दो चार बातें और डिस्कस कर लेंगे। मैं आज चुके आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो सकी इतनी ज्यादा, कल हम इंशाल्लाह एक तो क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे और हम आपस में जो एक कम्युनिकेशन जो है वो भी हम थोड़ा बैरियर ब्रेक करेंगे। यहाँ पे मैंने 7 कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है? मेरे अक्सर नोट्स के अंदर क्वेश्चन मेंशन है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड वी आर इक्वल, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज वी इज टू वी बाई डी का फॉर्मूले में अगर वी और ई दोनों बराबर कर देते हैं तो कट जाएगा, तो डिस्टेंस फिर 1 मीटर आ जाता है, तो इसका ये ऑप्शन बनता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ऊपर की तरफ, यानी कि ये पॉजिटिव एंड है ये नेगेटिव एंड है, तो बताएं इलेक्ट्रॉन की बीम है वो कहां मूव करेगी? इन 3 पाथ है एन ओ एम में से इलेक्ट्रॉन की बीम किधर मूव करना चाहेगी? M की तरफ। बिल्कुल ठीक है, वो एम की तरफ मूव करना चाहेगी। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो ये आपके पास इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे जो आपसे पूछ सकता है। ये कुछ क्वेश्चन है मैं आपको कल भी एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ। अब आता है हमारा आखिरी आर्टिकल है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज V इक्वल टू के क्यू ओवर आर। यहाँ पे पोटेंशियल चार्ज के प्रोपोर्शनल है और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इनका ग्राफ बनाता हूँ V और R का तो इनवर्स ग्राफ है, और V और 1 ओवर R का ग्राफ बनाऊं तो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो जितने भी इनवर्स ग्राफ होते हैं वो बॉयस लॉ के अकॉर्डिंग कर्व ग्राफ आता है। इसके अंदर भी जब हम मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो के मीडियम जो V मीडियम का फॉर्मूला है V वैक्यूम ओवर ER आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और फोर्स इन सब का फॉर्मूला सेम होता है, मीडियम इज इक्वल टू वैक्यूम ओवर ER, ठीक है? ओके, अब पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहती है इस रीजन में। अगर V कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। मगर जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये कर्व बना हुआ है, ये 2 कर्व हैं, यानी कि चार्ज अगर सेंटर में मौजूद है तो मेरे पास ये एक डिस्टेंस है ए बी का यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल है ए पे और जो बी पे, वो पोटेंशियल सेम है डिफरेंट है? सेम। वेरी गुड। तो मैं अगर ए से बी की तरफ आता हूं तो बताएं मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 होगा सर। बहुत अच्छी बात है, 0। एक्सीलेंट, शाबाश। अगर मैं ए से सी की तरफ जाऊं तो पोटेंशियल क्या होगा? और सॉरी बर्डन क्या होगा? बर्डन 0 होगा, नॉन 0 होगा?
नॉन बर्टन फिर जीरो नहीं होगा ना, बर्टन फिर कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि अब इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ए से बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। मगर हमने जब पर पढ़ा था पिछला एक क्वेश्चन कि जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर V कांस्टेंट हो, क्या हो, V कांस्टेंट तो डेल्टा V जीरो आता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आती है। आपने क्वेश्चन में आंसर पढ़ा था कि if potential is constant through a given region of space, electric field जीरो और नॉन जीरो, वहां पे आंसर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो, मगर उसको डिफाइन नहीं किया आपने। यस दिस इज अ केस के जीरो भी हो सकता है, और चूंकि यहाँ पे देखें चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो है ना, वो तो जीरो तो नहीं हो रही ना, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है मगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। इज इट क्लियर? तो यानी कि जहाँ पे डेल्टा भी जीरो है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ये एक तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये बात समझ आई आपको बेटा? ओके वेरी गुड। और यहाँ पे याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के, और इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, और जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती, और ये बर्टन का फॉर्मूला है। ये ग्राफ में ऑलरेडी आपको स्टडी करवा चुका हूँ। फॉर 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस d इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हम डेल्टा V यूज करते हैं, ED यूज करते हैं। हॉलो चार्ज केसेस भी हमने कर लिए हैं। अगर हम कहते हैं हमारे पास 3 चार्ज है Q1 Q2 Q3, और किसी एक पॉइंट पे तीनों चार्जेस का हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, जिस तरह से आपने फोर्स को ऐड किया था वैसे ही यहाँ पे हम पोटेंशियल को भी ऐड कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रेवल्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी Q डेल्टा V 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। काइनेटिक एनर्जी 1.6 10 की पावर -19, 1 इलेक्ट्रॉन को लिखा मैंने 1.6 10 की पावर -19 कूलम, और साथ में वोल्ट आ गया। कूलम वोल्ट क्या कहलाता है, जूल कहलाता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की पावर -19 जूल के बराबर है। ये आपने अब कन्वेंशन याद रखिएगा, 1 किलोवाट आवर 3.6 10 की पावर 6 जूल के, 1 अर्ज छोटा यूनिट है सबसे 10 की पावर -7 जूल, और 1 कैलोरी 4.184 जूल के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लास्ट 1-2 केसेस जरा डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर हम अपना इसको वाइंड अप करते हैं। वैसे 2 मिनट आपके और कंडक्ट करूंगा। सपोज करते हैं ये 2 प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा, ठीक है बेटा। अगर यहां मैं पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देता हूं तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा बेटा, है ना? यस सर। अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जा रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो बताएं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और चार्ज मूव करेगा, जो चार्ज मूव कर रहा है इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो इन द डायरेक्शन ऑफ कहां लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, बिल्कुल ठीक है। तो चार्ज मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, ठीक है बेटा। अब अगर हम कहें पॉजिटिव चार्ज को मैं पॉजिटिव की तरफ ही लेके जा रहा हूं, यानी कि मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स का सामना करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है इनके दरमियान, वो अपोजिट है किसके, काइनेटिक एनर्जी उसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा। यहाँ वैसे मैंने मेंशन की है व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। मैंने यहाँ पे नेगेटिव के एतबार से बता दिया और जो प्लेट के ऊपर मैंने उसके एतबार से बता दिया, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लो से हाई पोटेंशियल पे जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी,
काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि दो सेम पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनके दरमियान बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अभी हम पढ़ चुके हैं, जीरो होती है। इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी क्या होगा, जीरो होगा। इनका डिफरेंस, तो जो नेट पोटेंशियल है वो दोनों का ऐड हो जाएगा। इसमें हमने ये जो फॉर्मूला पढ़ा ना, V = K1 Q1 over R1 plus K Q2 over R2, तो नेट पोटेंशियल ऐड हो जाएगा जब दो सिमिलर चार्जेस हैं। सिमिलरली एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इनके दरमियान जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो नहीं होगा। हाँ, नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक K + Q over R होगा और दूसरा K - Q over R होगा, जिसकी वजह से कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लीजिए बेटा, आज हम यही रखें, मेरी एक और क्लास में, तो कल इंशाल्लाह हम आगे इसके MCQs देखेंगे। तो आपके MCQs में जो